स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री आर। आज हम आपके साथ कंसंट्रेशन डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेशन मींस रिलेटिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन। यानी कि हमारा जो सब्सटेंस है या सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कंसंट्रेशन। यानी कि हमारा, जैसे कि हमने कहा 50 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, वो क्या है? उसका कंसंट्रेशन है। कितने ग्राम प्रेजेंट है, कितने मोल प्रेजेंट है, कितना परसेंट है, वो दैट इज कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन। अभी आपने देखा रिलेटिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two or more non-reacting components. Two or more non-reacting components. That is called solution. Homogeneous means uniform composition throughout the mixture. यानी कंप्लीटली हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में घुल जाएगा बिल्कुल एकदम, वो आपका होमोजीनियस होगा। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, इसका सिंगल यूनिफॉर्म फेज होगा या सिंगल फेज होगा, उसे आप कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और उसी के लिए हमारा टर्म है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम कई सारे टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोलैरिटी है, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इससे हम कंसंट्रेशन टर्म्स को एक्सप्रेस करें। समझ में आया कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। अगर हम जनरली हमारे जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड है वो बाइनरी सॉल्यूशन के साथ है। देयर आर टू कंपोनेंट्स। बाइनरी मींस टू कंपोनेंट्स। अगर आप बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, इन केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस देयर आर टू कंपोनेंट्स, वन इज सॉल्यूट और अनदर इज सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे डिसाइड करेंगे? अगर आपका सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है तो आपका सॉलिड क्या होगा? सॉल्यूट होगा। और लिक्विड क्या होगा? आपका सॉल्वेंट होगा। जैसे आपने कहा शुगर डिसॉल्व इन वाटर, ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, तो आपका वाटर क्या है? दोनों में वाटर क्या है? आपका सॉल्वेंट है। और शुगर और ग्लूकोज क्या है? आपका सॉल्यूट है। ये सॉलिड है, सॉलिड डिसॉल्व इन वाटर। तो जब भी आपका सॉलिड डिसॉल्व होगा लिक्विड में, तो सॉलिड आपका सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट आपका वाटर होगा। यानी कि जो सब्सटेंस घुल रहा है, किसमें घुल रहा है? वो आपका सॉल्वेंट है। मीडियम क्या है? मीडियम आपका सॉल्वेंट होगा। लेकिन अगर लिक्विड लिक्विड की बात करता है, कि हमने कहा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ये क्या था? नंबर फर्स्ट क्या था आपका? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। नंबर सेकंड कहता है आपके साथ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। मींस लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व किया है आपने। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। सेकंड आपने कहा एल्कोहल यानी कि मीथेनॉल प्लस वाटर। लिक्विड लिक्विड के केस में हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा? सॉल्यूट मींस जनरली हम कहते हैं कि सब्सटेंस इसका लेस क्वांटिटी है, और सॉल्वेंट मींस जिसकी क्वांटिटी एक्सेस में जो ज्यादा है आपका, वो आपका सॉल्वेंट होगा। टू डिसाइड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन केस ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, नीड टू टेक द गिवन इंफॉर्मेशन इन मोल्स, नॉट इन मास। यानी कि अगर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है कि हमारा सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा, वो मोल्स के आधार पर डिसाइड होगा, ना कि मास के आधार पर। अगर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, जनरली आप कहते हैं कि वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। जितने भी हमारे आयोनिक सॉलिड्स हैं सारे डिसॉल्व हो जाते हैं आपके वाटर में। पर लेकिन इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट होगा। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में अगर आपका सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, उस कंडीशन में आपका वाटर सॉल्वेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
ये डिसाइड किया जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के बेस पे। देखो आपके साथ एग्जांपल लिखा है हमने, HNO3 प्लस वाटर और मीथेनॉल प्लस वाटर। दोनों एग्जांपल देखिए, कौन सॉलिड होगा कौन सॉल्वेंट आपका होगा। अभी देखिए हमने दो आपके साथ एग्जांपल लिए, एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2। फर्स्ट में आप देखिए ये हमारा सॉल्यूशन है और ये भी आपका। ये फर्स्ट हमारा सॉल्यूशन है 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन। सेकेंड बीकर में हमारा, इस बीकर में क्या है, 68% मीथेनॉल बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन। इट मींस अगर आप जनरली कहते हैं कि लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम, तो आपका HNO3 कितना हो जाएगा, 68 ग्राम हो जाएगा। तब आपका वाटर कितना हो जाएगा, वाटर आपका 100/60 कितना होगा, 32 ग्राम आपका हो जाएगा। तो HNO3 का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो HNO3 का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, 68 डिवाइड बाय HNO3 का मोलर मास कितना है, 1 प्लस 14 प्लस 16 3 जा 48, कितना होगा 63 ग्राम पर मोल आएगा। 68 को 60 डिवाइड किए, इसका जो आंसर है अप्रॉक्स निकल के आएगा 1.1 मोल्स। सेम आप वाटर के केस में आइए, 32 ग्राम, तो 32 डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मास 18, ये अप्रॉक्स निकल के आएगा आपका 1.7 मोल्स। अभी हम कहते हैं 68% की 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड। अगर आप मास के आधार पर डिसाइड करते तो नाइट्रिक एसिड क्या होता, आपका सॉल्वेंट होता, और वाटर क्या होता, आपका सॉल्यूट होता या नहीं होता। लेकिन आप देख रहे हैं वाटर का मोल ज्यादा है, 1.7 मोल्स है, यानी कि हमने मास के आधार पर डिसाइड नहीं किया, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन इन मोल्स नॉट इन मास। तो आप सोचो अब आपका सॉल्वेंट क्या होगा, 68 ग्राम HNO3 वाटर, यानी कि मास के आधार पर डिसाइड नहीं करेंगे। अब आप डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स के आधार पे। तो मोल ज्यादा किसका है, आपका वाटर का, तो आपका सॉल्वेंट क्या है, वाटर। और देखने में क्या लग रहा था मास के आधार पे, नाइट्रिक एसिड। एल्कोहल CH3OH 60 ग्राम और वाटर आपका है 32 ग्राम। 32 डिवाइडेड बाय सेम 18, 1.7 आपका होगा। और मिथेनॉल कितना हो जाएगा आपका 68, नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा 68 डिवाइड बाय कार्बन कितना होगा 12, H कितना है आपका 4 प्लस 16, 16 4 आपका कितना होगा, कार्बन आपका कितना है 12 है, 12 और 4 16 और 16 कितना हो जाएगा आपका 32। अप्रॉक्स ये निकल के आएगा आपका 2.32, 2 जा कितना होगा 64 होगा, ये अप्रॉक्स निकल के आएगा आपका 2.1 मोल्स निकल के आएगा, अप्रॉक्स 2.1 समथिंग आपका मोल होगा। अब नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा किसका है, नंबर ऑफ मोल ज्यादा किसका है, एल्कोहल का। तो एल्कोहल यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट आपका होगा। तो यहाँ मास भी उसका ज्यादा था और मोल भी ज्यादा है। यहाँ सॉल्वेंट क्या है आपका, मीथेनॉल, एल्कोहल। तो हमने किसके आधार पर डिसाइड किया, नंबर ऑफ मोल्स के आधार पे हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिला कौन आपका सॉल्यूट होगा और कौन आपका सॉल्वेंट होगा। नोट करो, डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस आर मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी। सब क्या है, ये कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जितने भी सारे टर्म्स हैं हमने उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। यानी कि ऐसे टर्म्स हमारे जैसे कि मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी या मोल फ्रैक्शन, कोई भी टर्म्स जिनमें वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, और जिनमें मास से रिलेट करेंगे वो आपके टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। यानी कि टेम्परेचर के घटाने या बढ़ाने के साथ हमारा वॉल्यूम कम होगा या ज्यादा होगा, तो वो हमारा जो टर्म्स है उस पर भी फर्क पड़ेगा। तो वो क्या कहलाएंगे, आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स कहलाएंगे। कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करते,
क्यों नहीं करते? क्योंकि मास इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि हमारा आपका मास तो वही रहेगा, आप टेम्परेचर घटाएं या बढ़ाएं। डिस्कस करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स। सबसे पहले हम लेते हैं आपके साथ परसेंटेज। दो टर्म्स, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स होगा। नंबर नेक्स्ट, मोलैरिटी डिनोट करेंगे आप कैपिटल एम के साथ। नंबर थर्ड, नॉर्मैलिटी कैपिटल एन। एंड 5 ppm पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन मीन्स 10 टू द पावर 6। पार्ट्स पर मिलियन भी आपका वही सेम है जो आपका परसेंटेज है। परसेंटेज 100 पे कैलकुलेट किया जाता है और ppm आपका 10 पावर 6 पे। सेम इंडिपेंडेंट। परसेंटेज मास बाय मास। मोलैलिटी डिनोट स्मॉल m। मोल फ्रैक्शन x। बेसिकली ये काय होता है, थोड़ा सा टांग नीचे खींचे थे आप x की, काय बन जाएगा आपका काय। नंबर फोर्थ, ppm। ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। w बाई w मीन्स मास बाई मास। ये हमारे टर्म्स हैं जिन्हें मैं वन बाय वन आपके साथ एक्सप्लेन करना है। हम फर्स्ट टर्म आपके साथ परसेंटेज डिस्कस करते हैं। परसेंटेज आपका होगा w बाई w या मास बाई मास, मास बाई वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। मास परसेंटेज मीन्स या मास बाई मास, इसे हम लिख सकते हैं मास परसेंटेज। शॉर्ट में क्या कहेंगे आप उसे? मास परसेंटेज मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन multiplied by 100. Same mass by volume percentage, mass of solute divided by volume of solution multiplied by 100. And volume by volume percentage, volume of solute divided by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। जो मास ऑफ सॉल्यूशन है या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो उसके लिए जनरली आप लिखेंगे कि हमारा जो मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो किसके इक्वल होगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ solvent. In case of volume, volume of solute plus volume of solvent. Mass per means mass of solute को टोटल मास से डिवाइड कर दो, जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उसके, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सबके लिए वही है आपका। जो फर्स्ट टर्म है आपका मास बाय मास, ये कैसा है? ये आपका जो टर्म है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। और ये दोनों टर्म्स कैसे हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्यों? इनमें क्या है? आपका वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम वेरी करता है टेम्परेचर के साथ, इसलिए ये दोनों टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट है और ये आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। नोट करो फॉर्मूला। अभी हम आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं मोल फ्रैक्शन। इसको हम डिनोट करते हैं काय से। एक्स की एक टांग को नीचे खींच देंगे तो काय बन जाएगा। वैसे आप एक्स भी लिख सकते हैं। बेसिकली मोल फ्रैक्शन रेशियो है। किसका रेशियो है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, दैट वन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। जब दो मोल्स का रेशियो है तो दैट्स वाई इसका कोई यूनिट भी नहीं होगा। मोल फ्रैक्शन हैव नो यूनिट।
ओके, सपोज हमने बाइनरी सॉल्यूशन की बात की. बाइनरी मींस देयर आर टू कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन. एक सॉल्यूट है आपका, जो सॉल्वेंट है. पर मोल फ्रैक्शन सबके लिए एप्लीकेबल है. अगर दो से ज्यादा कंपोनेंट है तभी भी आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. हमने कंसिडर किया बाइनरी सॉल्यूशन. तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका सॉल्यूट होगा और दूसरा आपका सॉल्वेंट होगा. सपोज हमने मान लिया सॉल्यूट इज बी एंड सॉल्वेंट इक्वल टू ए. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड बी क्या होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. सॉल्वेंट ए क्या होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. अब सपोज हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन. अभी हमने कहा किससे डिनोट करते हैं उसे, हम काय से या एक्स भी लिख सकते हैं. अभी हमने कहा अब एक्स को अब दो माना, हमने दो कंपोनेंट का फाइंड करते हैं अलग अलग. सपोज आप कहते हैं एक्स ए. एक्स से क्या होगा बताओ, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन. एक्स बी या काय भी कह सकते हैं उसे आप. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, ये मैंने पहले बताया भी आपको. नो यूनिट, कोई यूनिट भी नहीं होगा क्योंकि एक रेशियो है. रेशियो का यूनिट भी नहीं होता, ये तो आप जानते हैं. अब सवाल कहता है द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑलवेज बी इक्वल टू 1. मीन्स एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1. तो देयरफॉर अगर आपने एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाला तो दूसरे का सॉल्व कर सकते हैं एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए. इफ मोर देन वन कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, अगर एक से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट है आपका, तब भी उनका सम कितना होगा, 1 ही रहेगा. द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन ए सॉल्यूशन इक्वल टू 1. सपोज आप मान लीजिए आप कोई सॉल्यूशन बनाया आपने और उसके अंदर आपने क्या लिया, वाटर लिया. लेमनेड बना रहे हैं आप, मान लीजिए वाटर लिया प्लस आपने उसमें शुगर लिया प्लस सॉल्ट आपने लिया प्लस लेमन भी आपने लिया. इन सबका जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो कितना होगा आपका, 1. द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1. तो आप कहेंगे द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ लेमन इक्वल टू 1. इट मींस अगर दो से ज्यादा आपके अगर कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं तब भी उनका सम कितना होगा, 1 रहेगा. यानी कि मोल फ्रैक्शन के ऑल कंपोनेंट्स का सम कितना होता है, 1. कोई यूनिट भी नहीं होगा. इसका फॉर्मूला आपके साथ लिखा हुआ है, नोट करो. मोलैरिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन. यानी कि आपके हमारे जो मोल्स हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, उसे कहते हैं मोलैरिटी. नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन. मोलैरिटी इक्वल टू मैथमेटिकली, मोलैरिटी क्या कहेंगे आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन बी अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. और हमने ये पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो आप कह सकते हैं मोलैरिटी इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स. यूनिट मोल पर लीटर और सिंपली कैपिटल M. कभी कभी लिखा होता है 1 कैपिटल M. 1 कैपिटल M मीन्स 1 मोल solute present in 1 liter solution. ये 1 कैपिटल M का मीनिंग है. यानी कि हमारा जो 1 मोल सॉल्यूट है वो कहां प्रेजेंट है आपका, 1 लीटर सॉल्यूशन में. सपोज कहते हैं आप 1 MHCl मीन्स 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन.
आप कहते हैं 1 m शुगर की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 मोल शुगर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, कैपिटल एम। एक और बात ध्यान ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है, अगर आप मास परसेंटेज गिवन है आपको, तब आप डायरेक्टली फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ मास परसेंटेज इज गिवन, तब हमारा मोलैरिटी होगा P इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेयर P मास परसेंटेज, D डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है आपका, एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दे ही रखा है आप। सपोज एक क्वेश्चन कहता है कि 68% HNO3 एक्वस सॉल्यूशन, जिसका डेंसिटी दे रखा है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी। मास परसेंटेज इज गिवन, वी डायरेक्टली कैलकुलेट द मोलैरिटी, शॉर्टकट। तो आपका मोलैरिटी क्या होगा, P मास परसेंटेज कितना है आपका 68 इंटू डी डेंसिटी कितना है 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। HNO3 का मोलर मास क्या होगा, देखो H का मास 1, N का मास 14 प्लस ऑक्सीजन 3, 16 3 जा 48, कितना आएगा 63 ग्राम पर मोल आएगा, डिवाइडेड बाई 63। सॉल्व करेंगे आपका मोलरिटी आ जाएगा, किसमें आएगा आंसर, किसमें आएगा आपका मोल पर लीटर। सिंपली कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, अगर मास परसेंटेज दे रखा है तो। फॉर्मूला याद कीजिए, मोलैरिटी इक्वल टू PD10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी, मोलैरिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी सॉल्वेंट। मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था। मोलैलिटी याद करना, लिट्टी और चोखे के जैसे, लिट्टी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट मींस सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। मैथमेटिकली मोलैरिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, या मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। मोलैरिटी आपका होगा, डिनोट किससे करेंगे आपका, स्मॉल m से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB, मास ऑफ सॉल्वेंट WA, किसमें लेंगे आप किलोग्राम्स में। अगर ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, MA इक्वल टू मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय WA, और kg अगर ग्राम में लेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप 1000 से कर दो। और अगर नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू पुट करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो लगा दीजिए मोलैरिटी क्या होगा, WB अपॉन MB इंटू WA, अगर ग्राम्स में है तो मल्टीप्लाइड बाई 1000। यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी, और सिंपली स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं। एंड मोलैरिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, हमने सबसे पहले अभी स्टार्टिंग बताया था, मोलैरिटी इंडिपेंडेंट ऑफ, जो कि मास है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। अब कई बार होता है कि व्हाट डू मीन बाय 1 मोलल सॉल्यूशन, या सिंपली 1 स्मॉल m। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि 1 मोलर सॉल्यूशन मींस, इसका मतलब होगा कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब क्या है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg solvent, present in 1 kg solvent,
यानी कि हमारा जो 1 मोल सॉल्यूट है वो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। पीपीएम, पीपीएम मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। जैसे हमने परसेंटेज कैलकुलेट किया 100 पे, ऐसे पीपीएम कितने पे कैलकुलेट हो जाएगा? 1 मिलियन पे। 1 मिलियन मीन्स 10 पावर 6। सेम ये परसेंटेज के जैसा है। जो क्वांटिटी आपका, जो सब्सटेंस आपका बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, उनको हम पीपीएम में रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज 100 पे कैलकुलेट किया जाता है और पीपीएम 1 मिलियन मीन्स 10 पावर 6 पे कैलकुलेट किया जाता है। ये भी 3 टर्म्स है आपके, हमने कहा था मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आपका ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम आ रहा है और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। सबका फॉर्मूला वही है, क्या कहेंगे आप? पी पी एम इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट जो भी प्रेजेंट है आपका, अपॉन मास ऑफ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6। पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन इक्वल टू 10 टू दी पावर 6 में कितना प्रेजेंट है? 10 लैक्स, 10 लाख में कितना है वो आपका? परसेंटेज 100 में कहता है, मिलियन 10 लाख में कह रहा है कितना है आपका। स्ट्रेंथ भी मोलैरिटी के जैसा है। मोलैरिटी कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, और स्ट्रेंथ कहता है मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बनेगा मास ऑफ सॉल्यूट मींस WB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको रिलेट करते हैं मोलैरिटी के साथ, क्योंकि मोलैरिटी में मास ऑफ सॉल्यूट की बजाय क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो फॉर्मूला क्या है आपका मोलैरिटी का? मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मींस गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। स्ट्रेंथ क्या कहता है? WB अपॉन VL। तो क्या WB अपॉन VL को आप स्ट्रेंथ नहीं कह सकते? स्ट्रेंथ कह सकते हैं ऐसे। तो आपका मोलैरिटी क्या होगा? स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय MB। क्यों? अभी हमने यहां से लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट से इन प्लेस ऑफ WB अपॉन VL आप S कहेंगे, तो इसका वैल्यू क्या लगा दिया आपने? S अपॉन MB लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो S का वैल्यू क्या मिलेगा? मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय MB, वेयर S क्या है आपका? स्ट्रेंथ। कैपिटल M क्या है आपका? मोलैरिटी, और MB है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अभी एक्सप्लेन करना है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है? नॉर्मेलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या होगा? नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट weight of substance divided by volume of solution in liter। और होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट वेट आपका होता है मास ऑफ सॉल्यूट जो दे रखा है आपको, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। जो आपको मास गिवन मास है उसको आपको इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करना है। सवाल था सर ये इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? आपका इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर मास
ऑफ सब्सटेंस या सॉल्यूट जो भी गिवन है डिवाइडेड बाय n फैक्टर, उसको आपको n फैक्टर से डिवाइड करना है, मॉलिक्यूलर मास को n फैक्टर से। क्या आएगा आपका? इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास आपका निकल के आएगा। अब कहेंगे सर ये n फैक्टर क्या होता है? n फैक्टर देखिएगा, सपोज एसिड है आपका, कोई भी एसिड है आपका, जो H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, कितना रिलीज कर रहा है, वो उसका n फैक्टर होगा। सपोज फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका, H2SO4 है आपका, CH3COOH है, एसिडिक एसिड है आपका। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए n का वैल्यू कितना है? 1। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए कितना है? 2। एसिडिक एसिड के लिए कितना है आपका? 1। ये हमारा n फैक्टर होगा। अगर आप बेस की बात करते हैं तो आपका OH आयन क्या हो जाएगा? आपका हाइड्रोक्साइड आयन आपका बेस फैक्टर होगा। जैसे आपने कहा NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपका, तो NaOH में आपका n फैक्टर कितना होगा? 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में n फैक्टर कितना होगा? आपका 2 होगा। अगर आपके साथ कोई एक ऐसा एग्जांपल दे दिया जाए जैसे कि H3PO4, H3PO4 में आपका n फैक्टर कितना होगा? इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो H3PO4 क्या होगा? P डबल बॉन्ड O, और ये क्या है आपका? OH, OH और OH। तो H3PO4 का n फैक्टर कितना है आपका? 3 आपका n फैक्टर होगा H3PO4 का। OH और H कितना है इसका n फैक्टर बताओ? इसका n फैक्टर 2 हो जाएगा। ऐसे ही H3PO2 का भी सेम कर सकते हैं आप। कैसे करेंगे? H3PO2 का n फैक्टर कितना होगा? आप देखिएगा P डबल बॉन्ड OH, H और OH, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। H3PO2 इसका n फैक्टर आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सॉल्ट्स के बारे में बात करना है। सॉल्ट्स का n फैक्टर कितना होगा? इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट, कितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, वो आपका n फैक्टर होगा। जैसे आपने कहा NaCl, कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन का। Na+Cl माइनस Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2। आप इसमें कहेंगे किसी भी कैटाइन या एनायन का चेक कर सकते हैं। Na2 क्या कहेंगे? 2Na+, कितने का इन्वॉल्वमेंट है? 2 का। तो n फैक्टर कितना हो जाएगा इसका? सोडियम कार्बोनेट का n फैक्टर आपका 2 हो जाएगा। इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका n फैक्टर। सपोज कहते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, तो Al2 क्या कहेंगे ना? 2Al3 फैक्टर, तो इसका n फैक्टर कितना होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। कैटाइन एनायन कोई भी चेक कर सकते हैं, या इसके साथ देखें तब भी वही होगा। 3SO4 2 माइनस 3 इंटू 2 क्या होगा? 6 आपका n फैक्टर होगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में अगर आप बात करते हैं तब आपका n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे KMNO4 से हमारा रिएक्शन बन रहा है MnO2, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। Mn का ऑक्सी नंबर कितना है? +7। Mn का ऑक्सी नंबर कितना है आपका? +4। तो हमारा चेंज कितना आ रहा है? 7 - 4, हमारा 3n फैक्टर होगा। अगर आप कहते हैं KMNO4 से Mn2+, Mn कितना होगा? +7 होगा, तो चेंज कितना आ रहा है? 7 - 2 = 5 आपका n फैक्टर हो जाएगा। इस तरीके से हम n फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता है कि हम मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं n फैक्टर के साथ। n फैक्टर डिस्कस किया तो सिंपली आपने कहा नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर, यानी कि शॉर्टकट इस तरीके से भी आप नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलैरिटी कैलकुलेट करने के बाद देखिएगा कोई क्वेश्चन कहता है कि हमारा 0.049 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व इन, सपोज कहते हैं डिसॉल्व इन 500 ml सॉल्यूशन, तो उसका दोनों निकालिएगा, नॉर्मेलिटी भी और मोलैरिटी भी।
सबसे पहले हम एक अभी जो हमने मेथड पढ़ा है ग्राम इक्विवेलेंट वेट वाला उससे हम करते हैं। तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास निकालिए। तो मोलर मास क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास क्या होगा, मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, 2 हाइड्रोजन प्लस सल्फर इक्वल टू 32, ऑक्सीजन 16 4 जा 64, कितना आएगा 98 ग्राम पर मोल। अब क्या निकालना है आपको, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालिए। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मोलर मास कितना है इसका 98, और अभी हमने डिस्कस कहा सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर कितना होगा 2, कितना आएगा 49, इसका इक्विवेलेंट वेट है। तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट होगा इसका जो इक्विवेलेंट जो आपका गिवन मास है उसको डिवाइड कर दीजिएगा इक्विवेलेंट वेट से। गिवन मास कितना है 0.049 डिवाइडेड बाय 49। आप ये भी कह सकते हैं 49 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा 1 2 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 49, कितना निकल के आएगा आपका 10 टू द पावर माइनस 3, क्या है आपका ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकल के आएगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या था नॉर्मेलिटी का, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो नॉर्मेलिटी कितना होगा आपका, ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना है आपका 10 टू दी पावर माइनस 3 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर 500 मिलीलीटर इक्वल टू 500 मिलीलीटर इक्वल टू हाफ लीटर डिवाइडेड बाय हाफ लीटर क्या होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो आपका आंसर क्या आएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इक्विवेलेंट वेट आपने डिसॉल्व इन पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिसॉल्व इन पर लीटर। तो आपका आंसर आएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। अब हमने आपसे कहा इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। तो हम पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोलरिटी निकालना पड़ेगा। अब आप बताइए मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलरिटी का हमने फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यही था ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है आपका, गिवन मास है 0.049 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 98। सॉल्व कर दीजिए। आप क्या कहेंगे, ये भी कह सकते हैं 49 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर माइनस 3 1 2 3 डिवाइडेड बाय 98। तो 49 डिवाइड बाय 98 क्या आएगा आपका, ये आपका निकल के आएगा हाफ इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। ये हमने क्या निकाला है, नंबर ऑफ मोल्स निकाला है, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास है आपका। भाई गिवन मास को आपने मोलर मास से डिवाइड किया तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल के आया। आपको निकालना क्या है, मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या निकाला है आपने 10 टू दी पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम ऑफ इन लीटर, तो वॉल्यूम कितना है आपका 500 ml है, लीटर कितना हो जाएगा हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल। तो मोलैरिटी कितना आया आपका 10 टू दी पावर माइनस 3 निकल के आया मोलैरिटी। अब आपको निकालना क्या है, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी कितना होगा आपका, नॉर्मेलिटी होगा मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है, सल्फ्यूरिक एसिड का 2 है, तो आप कहेंगे 10 टू दी पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो आपका आंसर आएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। अगर आपका ये कोई सॉल्यूशन है, इसका मोलैरिटी दे रखा है m1 और इसका वॉल्यूम है आपका v1, इसमें आपने ऐड किया वाटर, ऐड किया वाटर, ऐड करने के बाद इसका मोलैरिटी क्या हो गया m2 और वॉल्यूम क्या हो जाएगा v2 आपका हो जाएगा। तो रिलेशनशिप कहता है फर्स्ट इन केस ऑफ डाइल्यूशन कहता है कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा m1 v1 किसके इक्वल होगा m2 v2। तो इन केस ऑफ डाइल्यूशन फर्स्ट कहता है m1 v1 इक्वल टू m2 v2। सेम इन केस ऑफ नॉर्मेलिटी n1 v1 इक्वल टू n2 v2। इन केस ऑफ मोलैरिटी, ये किसके केस में है आपका
मोलैरिटी और इन केस ऑफ नॉर्मेलिटी। ये बिफोर डाइल्यूशन और ये आपका है आफ्टर डाइल्यूशन। आफ्टर डाइल्यूशन ऐड करने के बाद, ये बिफोर आपका एडिशन ऑफ वाटर है। नंबर नेक्स्ट, इन केस ऑफ मिक्सिंग, अगर आप दो सॉल्यूशन को मिक्स करें और इनको मिक्स करने के बाद आपने ये बना दिया फाइनल, इन दोनों को मिक्स कर दिया आपने ए और बी को, ये फाइनल बन जाता है आपका सी। इसका मोलैरिटी है m1 और वॉल्यूम है v1, मोलैरिटी m2 वॉल्यूम v2, तो इसका मोलैरिटी m बताना है कितना होगा। तो जब उसको मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 आपका होगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है इन केस ऑफ मिक्सिंग m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m v1 प्लस v2। तो इसका हम मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोलैरिटी क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। इन फॉर्मूले से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, हमारा वीडियो आप लाइक करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।